एक बड़े और सेंसिटिव लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जो देश भर में अब चर्चा का विषय बन गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जज बेंच ने इस ऑर्डर में 2 मेन प्रोविजंस पर रोक लगा दी है, जो अब अगली सुनवाई तक लागू नहीं होंगे। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को तय है। इस केस में फाइल की गई पिटीशंस कह रही हैं कि नया एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रिंसिपल्स और फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल के एश्योरेंस को रिकॉर्ड किया है, जिसमें कहा गया कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शंस 9 और 14 के तहत कोई भी नई अपॉइंटमेंट्स नहीं की जाएंगी। ये दोनों सेक्शन सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में अपॉइंटमेंट से जुड़े हैं, जिनकी रचना 2025 के अमेंडमेंट के बाद बदल दी गई थी। नए कानून के मुताबिक चुनाव के जरिए चुने गए मेंबर्स को हटाकर सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए लोगों को जगह मिलती है, जिसमें कई नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं। इससे वक्फ बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पर सवाल उठते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट ने ये कहा दैट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नो वक्फ इंक्लूडिंग अ वक्फ बाय यूजर शैल बी डीनोटिफाइड नॉर विल देयर कैरेक्टर और स्टेटस बी चेंज्ड। ये फैसला उन प्रोविजंस पर रोक लगाता है जिनके तहत वक्फ बाय यूजर के प्रिंसिपल को हटा दिया गया है और सर्वे, रजिस्ट्रेशन और नोटिफिकेशन की पावर को स्टेट वक्फ बोर्ड से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और केंद्र सरकार को दे दिया गया है। इस प्रकार का अथॉरिटी शिफ्ट कई लोगों के नजदीक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करने जैसा है। आपको बता दूं कि इन 2 डायरेक्शंस के बाद भी वक्फ एक्ट को लेकर कई सारे इश्यूज हैं जो लोगों को सताए हुए हैं। पिटिशनर्स ने कोर्ट में ये दलील की है कि ये नए प्रावधान आर्टिकल 26 के खिलाफ हैं, जो कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने और चलाने का मूल अधिकार देता है। साथ ही आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 14 इक्वालिटी और आर्टिकल 15 के भी उल्लंघन की बात की गई है। सबसे ज्यादा विवाद का विषय बना हुआ है एक प्रावधान जिसमें कहा गया है कि अब सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ एंडाउनमेंट कर सकता है जो पिछले 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो और जिसकी नियत में कोई कॉन्ट्रीवेंस ना हो। ये क्लॉज अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी माना जा रहा है, क्योंकि ये एक समुदाय के अंदर भी वेरिफिकेशन और सस्पिशन का माहौल पैदा करता है। इसके अलावा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने एक नए सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल और डाटाबेस का भी प्रस्ताव दिया है, जिसे यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 के तहत पोर्टल को वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और एनी अदर सिस्टम सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, ऑडिट एंड एनी अदर डिटेल ऑफ वक्फ एंड द बोर्ड बताया गया है। इसका मतलब ये है कि अब पूरे देश के वक्फ प्रॉपर्टीज को इस पोर्टल के जरिए मैनेज किया जाएगा, जिससे स्टेट वक्फ बोर्ड्स का रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आपको बता दूं कि पहले 1995 के वक्फ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का अधिकार स्टेट वक्फ बोर्ड्स के पास था, पर नए एक्ट में सभी वक्फ चाहे पुराने हो या नए, उन्हें नए पोर्टल पे री रजिस्टर करना होगा, वो भी 6 महीने के अंदर, जिसे और 6 महीने के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है ट्राइब्यूनल की सेटिस्फैक्शन पर। नए रजिस्ट्रेशन के लिए नए डॉक्यूमेंट्स मैनेज किए जा रहे हैं, वक्फ क्रिएटर का नाम, एड्रेस, क्रिएशन का डेट और वक्फ डीड अगर हो। लेकिन पहले के कानून में सिर्फ प्रॉपर्टी का परिचय जो उसकी पहचान के लिए काफी माना जाता था। एक और कंट्रोवर्शियल क्लॉज सेक्शन 5(3)(c) है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी जमीन माना गया है तो अब वो वक्फ नहीं रहेगी और इस डिस्प्यूट का फैसला कोर्ट नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वक्फ बाय यूजर के जरिए डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टीज को खत्म करने का रास्ता खोलता है। नए कानून के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा गया है कि 90 दिन के अंदर अपने सभी वक्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स नए पोर्टल पर अपलोड करे। इसमें हर प्रॉपर्टी का बाउंड्री, यूज, ऑक्यूपायर, क्रिएटर, मुतवली, क्रिएशन का तरीका और पर्पस जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। इन सभी डाटा पॉइंट्स का कंट्रोल अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे में स्टेट वक्फ बोर्ड्स का रोल अब डाटा एंट्री ऑपरेटर तक सीमित हो गया है। रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स भी अब सिर्फ नए पोर्टल से मिलेंगे। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फेडरलिज्म का ओपन वायलेशन है। आर्टिकल 246 के तहत चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टेट बोर्ड्स के पास रहे और अब इस बैलेंस को बिगाड़ना संविधान के फेडरल स्पिरिट के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि ये भी ध्यान देने लायक है कि लैंड, राइट इन और ओवर लैंड, बरियल ग्राउंड्स और पिलग्रिमेजेस स्टेट लिस्ट में आते हैं। वैसे भी ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज जमीन से जुड़ी होती हैं, जिसे मैनेज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सबसे उपयुक्त है, पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह कंट्रोल चाह रही है। सबसे भयंकर प्रावधान है सेक्शन 2 का नया प्रोविजन, जिसमें कहा गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल notwithstanding any judgment, decree or order of any court apply to a trust by whatever name called established before or after the commencement of this act
or statutory regulated by any statutory provision pertaining to a public charities by a Muslim for purpose similar to a वक्फ under any law for the time being in force। ये प्रोविजन अलाउ करता है कि वक्फ के बाहर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए जा सकते हैं जो वक्फ के नियमों के दायरे में नहीं आते और ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, मतलब पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया कि इसका अर्थ है कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी नए पोर्टल में अपडेट नहीं होती या वक्फ बाय यूजर के बेसिस पर पहले डिक्लेयर की गई थी तो अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और किसी और नाम से दोबारा रजिस्टर की जा सकती है। ये एक लूप होल काफी डेंजरस है। उन्होंने एक फेमस एग्जाम्पल भी दिया, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का, जो एक समय पर वक्फ प्रॉपर्टी थी। क्यूरम बॉय इब्राहिम खोजा यतीम खाना का हिस्सा 2002 में ये जमीन सिर्फ 21.5 करोड़ में खरीदी गई थी, जबकि मार्केट वैल्यू कम से कम 10 गुना ज्यादा थी। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने इस पर क्लेम किया था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन अपील अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नए प्रोविजंस के तहत इस पर वक्फ बोर्ड का क्लेम हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ऐसे कई वक्फ डिस्प्यूट्स हैं जहां अच्छे खासे लैंड्स बैंक स्टेट्स के पास हैं और नए कानून के बाद डीलिस्ट हो सकते हैं। अगर ये वक्फ पोर्टल से हटा दिए गए और किसी नॉन रिलीजियस चैरिटेबल प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर हो गए तो उनका मिसयूज या कमर्शियलाइजेशन आसानी से हो सकता है, खासकर अगर कब्जा करने वाले ताकतवर है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सभी प्रोविजंस जो सेंट्रलाइज पोर्टल क्रिएट करते हैं, स्टेट बोर्ड्स की पावर कम करते हैं और वक्फ के रिलीजियस कैरेक्टर को डाइल्यूट करते हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर अभी शुरुआत है। 5 मई को जब अगली सुनवाई होगी, पूरा देश देखेगा कि क्या कोर्ट माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस ऑटोनॉमी और फेडरलिज्म को सच में संविधान के मुताबिक प्रोटेक्ट करती है या नहीं। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।